सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कृतिका का पाठ 1 माता का आंचल, पाठ 2 जोड़ पंचम की नाक का दिन अच्छे से किया था, तो आइए बच्चों हम पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पाठ 3 है ना, इसका भी हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेखिका मधु कांकरिया के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचना है पत्ताखोर उपन्यास है ये, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू ये कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं, जो ताज़ी समस्याएं हैं, जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घटना और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। पाठ प्रवेश से पहले हम कुछ जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखिका ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मेहनत, अभाव और गरीबी की पीड़ा को देखा है और अनुभव भी किया है। तो देखिए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। तो लेखिका ने रात में जब गंगटोक के सौंदर्य को देखा, जिसे देखते ही लेखिका की सम्मोहन शक्ति जगने लगी। एक प्रार्थना है ना, तो यानी यहाँ पर जब उसने ये देखा कि किस तरह से इतना सुंदर शहर बसा हुआ है, किस तरह से जो है ये इतना सुंदर मेहनत का लोगों के द्वारा, बादशाहों के द्वारा इस शहर का निर्माण किया गया था। इसकी तो सुबह शाम और रात सभी जो है सुंदर ही सुंदर थी, और वह रहस्यमय सितारों भरी रात उसमें सम्मोहन जगा रही थी, सम्मोहन का मतलब आकर्षित कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, यानी मैं उसमें ही खो गई थी। ठीक है, तो मैं खुद जो है, मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ। इतना सुंदर ही सुंदर सब कुछ, मतलब इतना हृदय को छूने वाला था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रिया। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से परे, जो कि वश में न हो। मैं डूबी रोशनी में वह जादुई झालर और वह शहर जो है किस तरह से रोशनी से सराबोर था। धीरे धीरे एक उजास का मतलब प्रकाश फैला, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गढ़देव प्रार्थना, यानी मैं इसका मतलब है हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, अर्थात मेरे द्वारा कोई भी जो है बुराई न हो, है ना, कोई भी घटना ऐसी न घटे जिससे दूसरों का दिल दुखे। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये लेखिका बता रही है कि आज सुबह ही मैंने, है ना, एक नेपाली युवती से ये बोल सीखे थे, अर्थात ये पंक्तियाँ सुनी थी और कुछ ग्रहण भी की थी। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा दिखाई देती है ना। तो यहाँ लेखिका क्या कह रही है कि जैसे ही मैं, है ना, सुबह के लिए मुझे युमथांग के लिए निकल पड़ना था, और जैसे ही मैं बालकनी की तरफ भागी और लोगों ने ये बताया था बालकनी से ही कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। तो बालकनी से क्या, हिमालय की जो हमारे, है ना, सबसे तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा, वो उस बालकनी से बिल्कुल साफ दिखाई देती है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था, पिछले वर्ष की ही बात थी। इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे। कपाट का मतलब होता है दरवाजे, है ना। जिस तरह से ठाकुर जी के जो दरवाजे हैं वो बंद रहते हैं कुछ समय के लिए और समय के अनुसार ही खुलते हैं, उसी तरह से वो भी कपाट, बादलों की कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे।
कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, यानी कंचनजंगा उनके बीच में बादल आ चुके थे। सामने ही रकम रकम तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के ही बाग में आ गई हूँ। तो लेखिका को इतने सारे फूलों का बाग दिखाई दिया और वहाँ बाग में भी तरह तरह के फूल खिले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि फूलों के बाग में ही आ गई है। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, है ना। तो बहरहाल जो है गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर दूर था युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ ही घाटियाँ, वहाँ पर सिर्फ घाटियाँ ही घाटियाँ थी। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, यानी जितेन नार्गे एक ड्राइवर भी था और साथ में गाइड भी था, जो कि वहाँ की, है ना, तो छोटी छोटी जानकारियाँ उन्हें प्रदान कर रहा था। तो वो कह रहा था यहाँ सिर्फ घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ ही आपको यहाँ मिलेगी। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी, यानी उत्सुकता वक्त जो है वो लेखिका उससे पूछने लगी, क्या युमथांग जाने पर हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, है ना। तो चलिए, तो अब वो लेखक जो है, क्या नाम, ड्राइवर और गाइड जो था जितेन, वो बोलता है चलिए तो आगे देखते हैं क्या होता है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार पर लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, है ना। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ पर जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का उन्होंने जायजा लिया, अर्थात उन्हें देखा और पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह उन्हें क्या दिखाई दी, एक कतार में बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध झंडे जो है वो फहराए हुए थे। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे थे, है ना। और वो जो झंडे थे तो उन पे क्या था कि कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे, कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी, ठीक है। और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था शांति और अहिंसा का प्रतीक है। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। अब नार्गे जो है वो क्या बता रहा था, जितेन नार्गे, यहाँ बुद्ध भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा और शांति के लिए शहर से किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। वहाँ की ये मान्यता थी, क्योंकि लोग बाग जो है ना, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे। तो वहाँ पर बुद्धिस्ट यानी बौद्ध भिक्षु की किसी की भी मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूर भी पवित्र स्थान पर वो क्या करते थे, 108 सफ़ेद झंडे फहरा देते थे और नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता। जब लेखिका ने तो पूछा होगा कि भैया क्या पता उन्हें बाद में उतारते हैं, तो बोले नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये स्वतः ही धीरे धीरे, ठीक ना, अपने आप गल जाती है और ख़राब हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है ना। तो नए कार्य की शुरुआत के लिए, है ना, किसी शुभ अवसर पर वो, है ना, सफ़ेद की जगह वो रंगीन पताकाएँ वहाँ पर लगाते हैं। नार्गे बोलते जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। अब जीप में जितेन नार्गे जो था, जो कि उनका गाइड और ड्राइवर दोनों ही था, है ना, तो उसने अपनी जीप पे दलाई लामा की तस्वीर लगा रखी थी। तो जैसे लेखिका की नज़र उस पर पड़ी, कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, है ना, जहाँ से भी वो गुजरी लेखिका, और जहाँ पे भी उनकी दृष्टि गई दुकानों पे, तो वहाँ पर भी दलाई लामा की तस्वीर लगी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टाक, है ना। हो सकता है वो जगह जो काफ़ी सुहावनी रही हो, मनोरम रही हो, है ना। तो वो कहने लगा कि इसका नाम है कवि लोंगस्टाक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। गाइड फिल्म जो काफ़ी पुरानी थी, देवानंद वहीदारामान की ये फिल्म थी, है ना, तो उसकी शूटिंग भी यहीं की गई थी। तिब्बत के चीज़ के बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंचटेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे, यानी दो वर्गों के बीच में जो है विवाद था और यहाँ पर ही संधि पत्र जो है ना, हस्ताक्षर किए गए थे, यानी एक संधि पत्र मान्य किया गया। एक पत्थर या स्मारक के रूप में भी है और अभी, है ना, एक पत्थर पर वही संधि पत्र ये हस्ताक्षर किए गए हैं और उसको स्थापित किया गया है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति, है ना, शांति वार्ता की शुरुआत यहीं पर हुई थी। यानी दो वहाँ की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके बीच में काफ़ी सुदीर्घ का मतलब काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था, है ना, और उसके बाद कुछ पहल हुई शांति की और यहीं पर संधि स्थल पर, है ना, हस्ताक्षर किए गए। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या?
है ना। लेखिका एकदम जो है उत्सुकतावश पूछने लगी। नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, है ना। तो एक तरह से धर्म चक्र का मतलब है कि वहाँ पर ये मान्यता थी कि एक पहिया है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, है ना। तो ये जुते नार्गे बताने लगा कि भाई इसको घुमाओगे तो सारे पाप धुल जाते हैं, है ना। जिस तरह से हम कहते हैं गंगा नदी में स्नान किया, डुबकी लगाई और हमारे जो पाप है वो सारे धुल जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं, है ना। तो ऐसी ही मान्यता वहाँ पहाड़ी पे प्रदेश पर भी थी कि एक ऐसा जो है चक्र था, है ना, वो धर्म चक्र था और उसको घुमाने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद देश की आत्मा एक जैसी है, क्योंकि सोच विचार और यही जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं वो एक जैसी है। चाहे आप मैदानी इलाकों पर आ जाएं, चाहे आप पहाड़ी इलाकों पर आ जाएं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है ना। लोगों की आस्थाएं यानी हम किसी के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, है ना। अंधविश्वास, क्योंकि ये एक तरह से कई जो हमारी जो कुरीतियाँ हैं वो अंधविश्वास के कारण भी है कि ये हम जो है पाप पुण्य की अवधारणा, हमें ये कार्य करेंगे तो हमें पाप होगा और ये कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो हमें पाप के भागी होंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये सारी जो कल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कुरीतियाँ भी हैं अंधविश्वास के रूप में, है ना, वो सारी हमारी सोच और ये सभी एक जैसी है, चाहे आप भारत में कहीं भी चले जाएँ। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर, है ना, पहाड़ तो ये ऊंचाई है तो पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे, क्योंकि जीप में आगे बढ़ रहे थे तो वो हमसे पीछे छूटते जा रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ठीक है ना। तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा था उन रास्तों पर कि जो नेपाली युवतियाँ थी वो स्वेटर बुन रही थी और कुछ व्यक्ति जो पीठ पर भारी भरकम जो है ना कार्टून ढोते बोने से हमें दिख रहे थे। बोने से यानी काफ़ी ऊंचाई पर, कुछ हाइट भी कम होती है उनकी ना, कद भी। बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमें रास्ते में जो जो व्यक्ति मिल रहे थे वो हमसे दूर होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हम कई बार काफ़ी ऊंचाई से हम नीचे की तरफ मैदानी इलाकों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे से मकान, यानी ऐसे लगता है कि माचिस की डिबियाँ रखी हुई है ना, तो ऐसे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। तो जैसे जैसे हिमालय की पहाड़ियों के हम नज़दीक आ रहे थे और वैसे ही वैसे वो अपना विराट यानी विशाल रूप और वैभव के सामने हमारे सामने आ रहा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, है ना। तो यहाँ पर कितने दर्शक यहाँ आए होंगे, कितने यात्रियों ने यहाँ यात्राएं की होगी, कितने तीर्थाटनियों का ये काम्य स्थल रहा होगा। पल पल परिवर्तित हिमालय, हिमालय पल पल परिवर्तित इसलिए हो रहा था, कहीं पर पहाड़ पे पेड़ ही पेड़ थे, कहीं पर बर्फ़ नज़र आ रही थी तो कहीं पहाड़ जो है बर्फ़ विहीन थे, अर्थात बर्फ़ ही नहीं थी। तो इस तरह से हमें हिमालय पल पल में परिवर्तित नज़र आ रहा था, जैसे जैसे हम उसके समीप आ रहे थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पर वीरानी छाई हुई थी, यानी सुनसान था। कुछ सड़कें जो है वो संकरी थी। संकरी का मतलब है क्योंकि सड़कों की जो चौड़ाई थी वो कम थी, क्योंकि पहाड़ पर इतनी जगह नहीं होती। और जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जलेबी की तरह ये घुमावदार जो है रास्ते बने हुए हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, है ना। तो हिमालय जैसे जैसे हम उसके नज़दीक आते जा रहे थे वो अपना विस्तृत रूप ले रहा था। घटाएं भी गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी। वादियाँ चौड़ी होने लगी थी, ठीक है ना। जो हम जिसके ऊपर से गुजर रहे थे वह भी चौड़ी दिखाई दे रही थी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत का मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है ना, मुस्कुराने लगे थे। और जहाँ हमें वादियाँ जो है फूलों की क्यारियाँ, फूल ही फूल हमें दिखाई दे रहे थे, बड़े सुंदर और मोहक लग रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों, ठीक है ना। तब देखिए भीमकाय मतलब भीम के शरीर जैसे पर्वत, यानी को काफ़ी विशाल पर्वत और बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे, यानी संकरे का मतलब कम चौड़े और कच्चे पक्के रास्तों से हम गुजर रहे थे। और जैसे हम ऐसा लग रहा था किसी सघन का मतलब गहरी हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते, है ना, आगे निकल रहे हों या बढ़ रहे हों। तो आइए बच्चों हम शब्दार्थ पर भी नज़र डालते हैं। पहला है संधि स्थल,
मिलन का स्थान। सम्मोहन, मोहित कर लेने का भाव। स्थगित, कुछ समय के लिए रोक देना। अतीन्द्रियाँ, इंद्रियों से परे जाने का बोध। उजास का मतलब होता है प्रकाश या उजाला। रकम रकम के, भांति भांति के। गहनतम, सबसे गहरा। गदराए, भरे हुए। पताकाएँ, झंडे। बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का अनुयायी। संधि पत्र, समझौते के पत्र। अवधारणाएँ, मन के विचार। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। परिदृश्य, नज़ारा। तीर्थाटनियों, तीर्थ यात्रियों को कहा गया है। काम्य, मनचाहा या इच्छित। वीरान, सुनसान। संकरे, तंग। वादियाँ, पर्वतों के बीच का विस्तृत भाग। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।